हरियाणवी लाइव आप देखने लग रहे हो और मैं थारा डोगियाड़ा पत्रकार अंकित है और सबने हाथ जोड़ के राम राम। फिलहाल मनदीप उर्फ भीम हमारे साथ फ्रेम में आप नजर आने लग रहा होगा आपने। मनदीप भाई राम राम, स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया। अच्छा, आज फिर जो है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आगे और वो है किसान नीति लेके। इससे लेके जो है अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आने लग रही है। पहला तो भाई आपको यह कहते हैं किसानी प्रधान देश अपना देश है, फिर कहते हैं कि किसानी खतरे में है, ये मतलब कि ये तंत्र किसानी को खत्म करने वाला है। इससे लेके जो है चर्चा करना चाहो। हाँ, इस पे मतलब आप क्या कुछ कहना चाहो? देखो भाई, जो आज का समय है हमारे देश में, तो किसानी के ऊपर बहुत भारी संकट है। किसान संघर्ष कर रहा है। हमारे देश की सरकारों की ऐसी नीतियां हैं कि वो किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती हैं। और हालात आप चारों तरफ देख भी रहे हो कि किसान पैदा करके मंडियों में लेके आ रहा है अनाज को और उसको खरीदा भी नहीं जा रहा। कहने के लिए तो एमएसपी कपास की 7500 है, लेकिन उसको खरीद रहे हैं 6000 में, 5800 में। जो ये फसलों की लूट है, ये किसान को खत्म कर रही है, क्योंकि उसका जो लागत मूल्य है वो एमएसपी से कई गुना ज्यादा है। उसका लागत मूल्य ही पूरा नहीं हो रहा। सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। किसान बेचारे सरकार पर विरोध कर रहे हैं तो उनकी बात सुनने के बजाय उनको ही जेलों में डाला जा रहा है। ये सब पूंजीवाद की नीतियों का ही प्रभाव है कि पूंजीपतियों को पैसा कमाना है और किसान मजदूर को भूखे नंगे रखना है। ठीक है, और इस और सारा काम हो रहा है। आप देखोगे कि इस समय जो बारिश हुई और बाढ़ आई, बहुत सारी जगह ड्रेनें ओवरफ्लो हो गई, नहरें टूट गई, पानी अब तक खेतों में खड़ा है। तो क्या एक लोकतंत्र के अंदर किसान मजदूर के द्वारा चुनी हुई सरकार का क्या ये फर्ज नहीं है कि भाई वो उनके इस संकट में उनकी मदद करे? उनके कानूनी तौर पे भी और मोरल तौर पे भी उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए सरकारों की कि भाई किसान के खेत से पानी निकाला जाए और उसकी जो बची खुची फसल है उसको अच्छा भाव दिया जाए। लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि वो उसके मरने में ही खुश है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत की एग्रीकल्चर लैंड को खत्म करना है और विदेशी नीतियों को लागू करना है। अगर यह खत्म हो जाएगी तो फिर खाना तो देखो सब ने चाहिए। आप किसानों ने, नेताओं ने भी चाहिए और जो इस तंत्र ने चला उन्हें भी चाहिए। फिर वो कितने खाओगे? पिछले साल दिल्ली के अंदर G20 सम्मेलन हुआ था। हाँ, और उसके अंदर भारतीय प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मैं अमेरिका के खाद्य बाजार, भारतीय खाद्य बाजार को पूरी तरह से अमेरिका के लिए खोल रहा हूँ। खाद्य बाजार का मतलब है कि खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं, जैसे अनाज है, जितना भी है, गेहूं, चावल, चना, मक्का, वो जो है वो सारा अमेरिका का। दूध जितने भी प्रकार के हैं, भैंस का, गाय का, जो भी है वो सारा वहां से आएगा। हाँ, थैलियों का होगा। उसके बाद चिकन, अंडा, करी, जो भी है वो भी, और सभी ऑयल, सभी फल फ्रूट और साग सब्जी, यानी कि A to Z चीज जो इंसान को खाने के लिए चाहिए वो सारी अमेरिका से आएगी। और उसके लिए आपको क्या करना है? अगर वो तो तब बिकेगी ना जब यहाँ बंद होंगी। अगर यहाँ किसान उगाते रहे तो मंडी में लेके आएंगे, अगर मंडी में नहीं खरीदता तो वे हड़ताल करेंगे, तो मजबूरी वश उनका खरीदना पड़ेगा। तो सरकार ने ऐसे ऐसे तरीके बना लिए कि किसान को इतना कमजोर कर दो कि वो उगा ही नहीं पावे। ठीक है। तो उससे क्या हुआ, पहले ये 3 कृषि कानून लेके आए जिनमें किसानों ने जमकर विरोध किया, तो इन्होंने मजबूरी वश वापस लेने पड़ गए। उसके बाद ये एमएसपी के नाम पर फ्रॉड करने लगे, पब्लिक को दिखाने के लिए एमएसपी और सस्ते खरीदने के लिए मॉइस्चर के नाम पे सस्ते रेटों पर खरीदने के, ताकि किसान कर्जवान हो जाए। तो ऐसी ऐसी पॉलिसियां ये लेके आने लगे ताकि किसान ना उगावे और मंडी में ना लेके आवे और धीरे धीरे करके इतना परेशान हो जाएगी खेती छोड़ दे। और जब खेती छोड़ दिया तो लोगों को खाने के लिए अनाज चाहिएगा, तब जो विदेशी अमेरिका के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो वहां से अनाज मंगा के हम यहाँ आसानी से लोगों को दे सका। इसलिए सारे जो किसान के जो आज हालात हैं, संकट है, वो सारा इसीलिए है कि विदेशी नीति को यहाँ लागू करना है। अच्छा, मैं एक वाक्य बताना चाहूँगा अपने जस्ट 2 हफ्ते पहले की बात है। मैं मंडी में जा रहा था और उड़े एक किसाना का संगठन आ रहा था। वे लोग मतलब आपने पता है दाने एमएसपी पे तो बिकन नहीं लाग रहे और कोई भी चीज नहीं बिक रही। हाँ, ना कपास, ना बाजरा, ना कोई भी। तो अड़ती कह करे है कि खाते में रुपए तो एमएसपी वाले डलवा दे है
और उसमें तो वो या तो पहला चेक ले ले है या पेमेंट ले ले। कमीशन था बजे उसका। हाँ भाई 6500 अगर कपास बेचूंगा तो 500 मेरे, 6000 तेरे। हाँ वो पहला ले ले है। तो वे आंडन लग गए, उनने क्या करया कि एक दो जगह उन्हें कराई भी आ चीज कि वो जितने पैसे के भाई इसके अकाउंट में आऊंगे देव को नहीं हो, या तो पर्ची आप कम की बनाओ। तो जो किसान थे ना वो पीछे हट गए, वो बोले कि भाई जो बिकन लाग रही है उसने बिकन दो ने, तो हमने क्या दिक्कत है बोलिया, माम बेचनी है ये खरीदनी है, अगर ये यार रेट भी नहीं खरीदेगा तो माम के हमारा सर पद रहा है, देसी भाषा में मैं कहूँ, उनकी ये लैंग्वेज थी। तो लड़ना तो फिर किसान भी नहीं चाह रहा, नहीं मतलब घुटने तो टेक दिए उनने, और दूसरा ऑप्शन भी नहीं उनका गया। देखो भाई, किसान और मजदूर है जो, वो इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते। 10 या 12 साल से वो लगातार लड़ाइयाँ तो लड़ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो संपन्न किसान है, जो एजुकेटेड किसान है, जो समस्याओं का जो समझता है समस्याओं को, वो तो घर पे है भाई। और जो लोग सड़कों पे है उनमें सारे जो है इतने जानकार नहीं है, और सारे किसानों की बात भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो उनमें कौन किसान किस समय क्या बात करेगा उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जब तक जागरूक किसान, साधन संपन्न किसान, जो अच्छे किसान है, जो जमीनों के मालिक हैं, जब तक वो अपनी बात नहीं करेंगे, जब तक वो इकट्ठे होकर कोई बात नहीं करेंगे, तो उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं है। तो किसान तो 10-12 साल से लड़ रहे हैं बेचारे, जो छोटे किसान जमींदार है, सरकारें उनको इतना सीरियस ले नहीं रही, तो वो आखिर में तंग आके और क्या करेंगे। यही रास्ता है, जो खरीदना चाहो वो खरीद लो, हमारा पीछा छुड़ाओ, यही तो तंग, यही तो चाहती है सरकार है भाई, इनको इतना तंग कर दो कि या हाथ खड़े कर दो, क्योंकि किसानी को खत्म करना ही है। और अब जो नई पॉलिसियां बनी है एग्रीकल्चर की या ट्रेड की, हमारे देश की एग्रीकल्चर को ट्रेड के अंदर ले आए। कैसे ले आए कि सरकार नहीं चाहती कि खेती हो यहाँ पे, और ट्रेड यानी व्यापार करो, तो इस करके वो हर किसी को लोन देने लगी। भाई आप पोल्ट्री फार्म का लोन ले लो, सुअर का लोन ले लो, हाँ मैसा पर लोन ले लो, वेयर हाउस बनाओ, कोल्ड स्टोरेज बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन खेती ना करो। और व्यापारीकरण किया जा रहा है खेती का, क्योंकि जो नीतियां बनी है, जब चीज अनाज खाने पीने की है, वो तो यार विदेशी है, विदेशों से आनी है, अमेरिका से आनी है। तो यहाँ की जमीन पर किसान को एक लालच दिया जाओ कि ना भाई खेती में कुछ नहीं रखा और आप व्यापार करो, तो लोग लोन ले लेंगे, जमीन के ऊपर लोन लेंगे, और लोन उनका पटना नहीं, फिर वो जमीन भी ले लेंगे। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर की, पूंजीपतियों की जो नजर है वो किसान की जमीन पे है। और आज आप देखोगे कि चारों तरफ की जो जमीन है, हरियाणा, पंजाब की, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान की, नॉर्थ इंडिया की, यहाँ किसानी जो है वो मजबूत है। पूरे भारत में जमीन अच्छी उपजाऊ भी है, और ये उसका कारण उपजाऊपन नहीं है, खेती तो पूरे देश में हुआ है, उसका कारण है यहाँ की सरकारी मंडियां, एपीएमसी मंडियां, जो छोटू राम जी यहाँ बचा के गए थे किसानों की लड़ाई जिन्होंने लड़ी थी किसान मजदूर की, उन्होंने एपीएमसी मंडियों का निर्माण करवाया था और एमएसपी लागू करी थी, और उन्हीं मंडियों की वजह से आज यहाँ का उत्तर भारत का जो किसान है वो संपन्न है। और सरकार की ये इच्छा है कि सरकारी मंडियों को तोड़ के कंपनियां की मंडियां खड़ी कर दिया, ताकि वो जैसे जियो का है, पहले आदि बना दो और फिर सस्ती खरीद दो। तो ये पूरा उत्तर भारत उनके निशाने पे है, और इसी पैटर्न पे सरकारों का काम हो रहा है कि किसान जो है वो खत्म हो जाए और हाथ खड़े कर दे। यहाँ जो खेती है वो पूरी तरह से पूंजीवाद को देने के हाथों में है, क्योंकि 2015 में बिल गेट्स जो था, उसने, हमारे सरकार ने उसको और उसकी पत्नी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया था। अच्छा। संसद में, और उसने ये कहा था कि हम आने वाले समय में भारत के अंदर ब्लू रिवर फार्मिंग करेंगे। ब्लू रिवर फार्मिंग का मतलब है कि कंप्यूटर और ड्रोन के द्वारा खेती करेंगे। अब आप देखोगे बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, ड्रोन ने आ गए, खेतों में स्प्रे खाद ड्रोन के द्वारा। अभी लोगों को एक छोटी तस्वीर दिखाई जा रही है। दूसरा, भूमि अधिग्रहण बिल लिया है, तो वह चीज अच्छी नहीं है। एक किसान है वो स्प्रे करे, उससे बढ़िया उसके पूरे खेत में ड्रोन तो हो जा, वो तो अच्छी चीज है। वो सुविधा दिखाई जा रही है पहले, और सुविधा आपने देखो, जो मजदूर आपके खेत में स्प्रे कर रहा है, उस मजदूर को दिहाड़ी मिला है, उसका रोजगार चल रहा है। तो आप ड्रोन से खेती करोगे तो मजदूर की जरूरत नहीं है, तो मजदूर क्या खाएगा, मजदूर खत्म हो गया। उसके बाद आपकी जमीन को अगर कॉर्पोरेट सेक्टर ने ले लिया तो फिर आप खत्म हो गए, दोनों आप इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ नहीं सकते। तो आपकी यहाँ खेती है वो कॉर्पोरेट सेक्टर करेगा, और उसके लिए इन्होंने जो अलग अलग कानून बनाए, ऑनलाइन रजिस्ट्री हो गए जमीन ट्रांसफर करने के पूंजीपतियों को, बैंकिंग सिस्टम को इन्होंने पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया।
हर किसान की जमीन बैंक में रखी है। 75 से 80% किसान बैंक से फ्रॉड है, जो समय पे अपनी किस्त नहीं दे सकते। और ऑनलाइन रजिस्ट्रियां कर दी, माल बंद कर दिया, ताकि किसानों के पास ये सबूत ना होगी भाई मेरी जमीन कौन सी है। और इन्होंने रजिस्ट्रेशन के नाम पे कह दिया कि पटवारी तहसीलदार की कोई जरूरत नहीं है, कचेरिया में आओ और फोटो खिंचवाओ और ट्रांसफर हो करवाओ और आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। कितने पैसे आएंगे इन्होंने कह दिया कि भूमि अधिग्रहण जो बिल है वो किसानों से पूछने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे के अंदर किसी भी रेट पर आपकी जमीन ले जा सके है। तो ये नया भूमि अधिग्रहण बिल है जो किसानों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए है। बैंकिंग सिस्टम को प्राइवेट कर दिया, जमीन को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। अगर कल कोई अंबानी अडानी कहे कि मुझे इस एरिया में 5000 एकड़ जमीन चाहिए, तो सरकार उसको देगी, ऑनलाइन ट्रांसफर करेगी उसको, फिर वो आदमी यहाँ खेती करेगा, कंप्यूटर और ड्रोन से करेगा, क्योंकि इंसान को खाने के लिए सबसे पहले अनाज चाहिए। तो ये जो जनसंख्या पूरे देश की, दुनिया की, भोजन आने वाले टाइम में सबसे बड़ा बिजनेस है। तो हर चीज आज पूंजीपति के हाथ में है, भोजन नहीं है। क्योंकि हमारे देश में या बहुत सारे देशों में लोगों के पास जमीनें हैं, कोई आधा एकड़ का मालिक है, कोई 10 का, तो उगा रहा, खा रहा है, मार्केट में बाद में जा रहा है। तो पूरी तरह से मार्केट पर डिपेंड हो और हर चीज पूंजीपति के हाथ में हो और उनके हिसाब से गरीब आदमी काम करे, किसी के पास कोई मालिकाना हक ना हो। ये पूंजीवाद की नीतियां हैं। ठीक है। अच्छा, फिलहाल की रिसेंट की बात कर लेता हूँ मैं। कितरम बारिश होगी, काफी चर्चा में रही। दिल्ली में तो 3-4 दिन तक इसको लेके खूब हंगामा हो रहा है। ये चीजें फिर सेफ है या फिर ये भी एजेंडा है कोई? ये एजेंडा ही भाई, ये एजेंडा उन्हीं लोगों के लिए तैयार किया गया। आप ये देखिए, पहले किसान को पराली के नाम पे भ्रमित किया गया, विलेन समाज का बना दिया कि भाई किसान जो है पराली जलाता है, इससे प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण प्रदूषण। तो अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन, बहुत सारे डॉक्टरों ने, बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये दे दिया कि हाँ पराली से प्रदूषण होता है, ताकि पब्लिक जो है वो किसान के खिलाफ हो जाए। एक माहौल बनाया जाओ किसान के खिलाफ, और किसानों को भी लगे कि ना यार तुम गलत कर रहे हो। जबकि उनसे कई गुना ज्यादा प्रदूषण पूरे साल, जबकि पराली तो 10 दिन 20 दिन का सीजन है यार। ठीक है, पूरा साल पराली थोड़े जलाओ है। इवे आज की तारीख में पराली इतनी जलनी शुरू ही नहीं हुई है, लेकिन प्रदूषण तो ये भी जबरदस्त है। तो पूरे साल जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्रियां छोटी बड़ी, उनसे निकलने वाला धुएं के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। तो जो ये किसान को विलेन बनाया जा रहा है, उसको बदनाम करके उसके खिलाफ माहौल बनाया जाए ताकि उसका शिकार आसानी से किया जाए। कल अगर उसको बदनाम करके उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई करेंगे, उसकी जमीन पर कब्जा करेंगे या उसको जेल में डालेंगे, तो लोगों को ये लगेगा कि सही कार्रवाई की है यार, ये लोग तंग कर रहे हैं। आप एक बताइए कि अलग अलग मापदंड है सरकारों के। खेती करना तो देश के लिए जरूरी नहीं है और फैक्ट्री लगाना देश के विकास के लिए जरूरी है। ये जो मापदंड है ये पूरी तरह से गलत है। व्यापारी लोगों को बेनिफिट पहुंचाना और किसान वर्ग को खत्म करना, मुंह देख के टिके करने वाली ये मंशा है सरकार की। आप ये बताओ, जिस किले में, जिस जमीन पर मैं खेती कर रहा हूँ, उसको तो कह दिया कि पर्यावरण प्रदूषित है, और उसी किले में अगर कल फैक्ट्री लग जाए जो 365 दिन तो क्या उस टाइम प्रदूषण नहीं होगा? और ये आप बोल रहे थे ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, जो पूरे देश दुनिया का वन वर्ल्ड वन ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये सारा एक ही एजेंडा है कि पूरे दुनिया में एक जैसे कानून हो, किसी के पास कोई जमीन ना हो, पूंजीपति के पास सारी चीज हो और उन पर पब्लिक डिपेंड हो। ठीक है, बस ये उसके ऊपर हो रहा है। तो उसके लिए क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो पूंजीपतियों का संगठन है। यूरोपियन यूनियन ने 2021 में एक बयान दिया, तो उसने ये कहा कि अगर लोग ऐसे ही खेती करते रहे, धरती पे अगर खेती होती रही, तो मानव सभ्यता लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये यूरोपियन यूनियन का कहना है। तो उसके फिर लोग खाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि इंसेक्टी फूड खाओ। वो क्या होता है? इंसेक्टी फूड खाओ। इंसेक्टी फूड का मतलब है कि कीड़े मकोड़ों के द्वारा बिच्छू, छिपकली और पानी में जितने केकड़े तैयार होते हैं समुद्र में, जल में, वो सारा इंसेक्टी फूड है। उनके द्वारा उनको उबाल के खाओ। और वो लोगों के दिमाग में डालने के लिए बहुत सारी किताबों में लिखा गया। हीरो हीरोइन जो इनको हम टीवी पे देखते हैं, उनको बड़े बड़े पैकेज दिए गए ताकि वो उनकी एडवर्टाइजमेंट करें। माहौल बनाया जा रहा है किसानी के खिलाफ और इंसेक्टी फूड के पक्ष में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो चीजें कैसे खा सकते कोई? दूसरा एक और बताऊंगा, न्यूजीलैंड सरकार का बयान है कि जो ये गाय है
इसके जब ये सांस लेती है, इनके नथनों से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, मीथेन गैस, जो हमारे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो गाय तो यार दूध देती है, गाय को हम सबसे पवित्र प्राणी मानते हैं, और न्यूजीलैंड सरकार कह रही है कि गाय की हमें जरूरत नहीं है। और भारत सरकार ने भी ये कहा है, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक लेडी एमपी का, कि 7,000 एकड़ में जितनी गाय या भैंस रख के हम दूध उत्पन्न कर सकते हैं ना, तो 0.25 एकड़ लेबोरेटरी तैयार करके हम लेबोरेटरी में उससे ज्यादा अच्छे पोषक तत्वों के साथ हम दूध तैयार कर सकते हैं। यानी कि दूध पीने के लिए पशुओं की कोई जरूरत नहीं है। प्रोटीन की आवश्यकता है बॉडी को, कार्बोहाइड्रेट चलाने के लिए आपको किसी अनाज की जरूरत नहीं है। यह चीजें जो ये बोलने लग रही है, अगर होती है तो या कुदरत से छेड़खानी नहीं होगी? उसको चैलेंज नहीं है डायरेक्ट? कुदरत को चैलेंज तो जब एक कोरोना नाम की जो महामारी का नाम लेके लोगों के अंदर इंजेक्शन लगाए गए, बोले महामारी है महामारी है, नरेंद्र मोदी जैसे नेता मास्क लगा के यार एक मीटिंग करे हैं, और फिर बाद में लाखों की भीड़ में वो रैली करे हैं, तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये फर्जीवाड़ा है। तो कुदरत के साथ और इंसानों के साथ खिलवाड़ है। जनसंख्या को कम करना है, उसके लिए इन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए हुए हैं। आने वाले टाइम में अब पब्लिक को तो ये दिखाया जा रहा है कि पैसा सब कुछ है, जबकि जहां तक मैं ध्यान करता हूं पैसा सब कुछ नहीं है, स्वास्थ्य सब कुछ है। आपका जीवित रहना ही सब कुछ है। आप अगर अपने आप को बचा लोगे, स्वस्थ नहीं रहोगा, तो ही आप सोच लो वो आपके पैसे कमाने का बेनिफिट है। इसका एक ये भी तो उसका, अगर पैसा है तो उसका अच्छा स्वास्थ्य लिया जा सके है, लेकिन अगर पैसा ही नहीं है तो ऐसे जीवन का मतलब वो फायदा क्या फिर? इंसान के ऊपर चौतरफा जो वार किया गया उसके स्वास्थ्य को लेके, सबसे पहले इन्होंने आपका खान पान को प्रदूषित किया। जैसे पहले देसी बीज खाते थे हम, गेहूं, अनाज, प्याज, टमाटर, फल फ्रूट, अब सारा हाइब्रिड और बीटी बीज है। मार्केट में आप जाओगे तो हर चीज आपको पाम ऑयल में मिलेगी बनी हुई। राइस ब्राइन या पाम ऑयल यूज हो रहा है मार्केट के अंदर, जो हम जितना चाइनीज खाना खा रहे हैं या ढाबों पे खा रहे हैं, और कह रहे हैं सारा राइस ब्राइन और पाम ऑयल है। पाम ऑयल और राइस ब्राइन का शरीर में एक ही काम है, आपकी इम्यूनिटी पावर को कम करना, टेस्ट लेके आना, और शरीर के अंदर कैंसर पैदा करना। उनके यूज हो रहा है। दूध की जगह सारा केमिकल का दूध, पैकिंग का दूध आ रहा है। आज पूरे भारत में इतना दूध पैदा भी नहीं होता कि एक टाइम की चाय बन जावा है। लेकिन आप देखोगे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मावा, पनीर, लस्सी, दूध, आप कितने ट्रंक ले लो, तो कौन सा दूध कहाँ से आता है? वो सारा फैक्ट्रियों में केमिकल के द्वारा तैयार किया हुआ दूध और घी, मक्खन है, जो हम बड़े चाव से खा रहे हैं। हम दूध घी नहीं खा रहे, हम जहर खा रहे हैं। दूसरा है मेडिसिन। हम जाते हैं डॉक्टर के पास, हमारा सिर दुख है या बुखार है, तो एक पैरासीटामोल की गोली ना आपका बुखार उतारना है, लेकिन आपको 3 दी जाऊंगी और 5 दिन की दी जाऊंगी। फिर आपका बीपी शुगर चेक किया जाऊंगा। बीपी शुगर एक ऐसी चीज है नॉर्मल कि आदमी का दिन में पता नहीं कितनी बार ऊपर नीचे हुआ है। आप जैसे ही डॉक्टर के संपर्क में आओगे, आपकी परमानेंट दवाई शुरू हो जाएंगी। बिना लोगे 2 महीने लगे, शरीर में दूसरी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। यानी कि डॉक्टर है वो इलाज नहीं कर रहा, वो गाहक तैयार कर रहा है। जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, उनके आगे का प्लान है, उनको पता है कि आज इतने लोग ये भोजन कर रहे हैं, ये दवाइयां ले रहे हैं, तो इन्होंने हमारे पास ही आना होगा। और इनको बेड की सुविधा और जगह की कमी ना हो, तो पहले से वो तैयार रख रहे हैं। तो आपका खाना दूषित कर दिया, डॉक्टर आपके पक्ष में नहीं है, दूध आपके उसमें नहीं है, जितना भी सब्जियां हैं, प्याज, टमाटर, वो सारा बीटी बीज है। आप कहते हैं ना वे जैसा खाओगे वैसा रहेगा मन, तो आप जो बीटी बीज खा रहे हो वो हमारे शरीर में कमजोरी लेके आ रहा है, वो इनफर्टिलिटी को पैदा कर रहा है। आपके बच्चों के आने वाले समय में बच्चे पैदा ना हो, वो सारा बीटी बीजों की ही करामात है। तो आने वाला समय तो आम आदमी के जीवित रहने का ही भरोसा को नहीं कि आदमी कितना जीवेंगे। और अब एक रिपोर्ट थी WHO की, जिसके अंदर ये कहा गया था कि भारत के लोगों की जो जनसंख्या है, वो उम्र है, वो घटी है ना कि बढ़ी है। ये तो दिखने भी लग रहा है। यानी कि आप ये देखो उसका कारण क्या है। आप देखोगे जब हमारे बुजुर्ग थे वो लंबे जिया करते, जबकि उनके पास खाने की चीजें बहुत कम थी, अस्पताल भी नहीं थे, दवाई भी नहीं थी, तो वो इतना लंबा कैसे जिगे भाई? जबकि रात दिन खेतों में काम करा करते, गोडे रह लिया करते, इतना थक जाते। मरना तो उन्हें पहले चाहिए था, वे 100 साल कैसे जिगे? जबकि अब हम काम नहीं करते, खाते पहले से ज्यादा है। पता नहीं कितने प्रकार के सलाद खावा, हाँ दूध पीवा, हाँ जूस पीवा, हाँ लाडू जलेबी खावा, हाँ
काम कुछ नहीं करते, एसी लग रही है, गाड़ियों में घूमा हाँ, अस्पताल में जावा हाँ, दवाई भी हर प्रकार की है, तो इसका मतलब इंसान मरना नहीं चाहिए। लेकिन वही रिपोर्ट कह रही है कि इंसान की लाइफ कम होगी। वो किस आधार पे कह रही है? क्योंकि उसको ये पता है कि पहले जो लोग लंबी आयु जिए वो उनकी बीजों की वजह से जिए। देसी बीज की लाइफ लंबी होती है भाई, और निरोगा शरीर होगा। बिट्टी बीज, हाइब्रिड बीजों की लाइफ होती है कम, और वो ज्यादा से ज्यादा बीमारी लेके आएंगे। ठीक है। तो उनकी लाइफ कम है, तो कहते हैं ना जैसा खाओगे ना वैसा रहेगा मन। तो आप जैसा खाओगे ना वैसी ही आपकी लाइफ होगी, चाहे आप कितने डॉक्टर दौरा हट लो, कितने एशिया में रह लो, जो उनकी लाइफ है वही आपकी है। अच्छा, लास्ट में जो है मेरा एक सवाल रहेगा, जो इससे शुरुआत हुई थी किसान नीति, किसान और किसान नीति लेके, अगर किसान या फिर कोई भी स्थिति बचाना चाहो है तो उसका क्या तरीका है फिर? ठीक है, तंत्र स्थिति खत्म करना चाहो आप कहने लग रहे हो, तो अगर स्थिति कोई तो ऐसा ऑप्शन होगा, चारा होगा जो स्थिति बचाना चाहो है, जो आज करने लग रहे हो बचा सके। देखो भाई, अगर किसान को बचाना है, किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ है। लगभग 17 से 18% डायरेक्ट जीडीपी के अंदर इन्वॉल्वमेंट है एग्रीकल्चर की। ठीक है। और जीडीपी का 1% भी खर्च नहीं होता किसानों के ऊपर। ठीक है। सिर्फ किसान जीडीपी को ऊपर उठाने के लिए है, ना कि जीडीपी किसान को ऊपर उठाने के लिए। व्यापारी वर्ग को बहुत बड़ी बड़ी सब्सिडी दी जावा है, वो टैक्स पे करते हैं डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट तौर पे वो सरकार का सारा पैसा इस्तेमाल करते हैं। उनका करोड़ों का कर्जा माफ कर दिया, उन्होंने टैक्स भर दिया 100 करोड़, लोन लेगा 500 करोड़ का ना भरना, तो उन्होंने टैक्स कहां से भरा भाई? वो तो 400 करोड़ बेनिफिट में और है। किसान को लुटा जावा है उसकी फसलों के नाम पर। आज एमएसपी 7500, मैंने फसल बो दी, मैंने किस्त भरनी है, मेरी बिकी है कौन, तो मैं किस्त कैसे भरूंगा? तो मेरे को कह दिया जाएगा कि तेरी जमीन नीलाम होगी, यानी कि उसको एक जाल में फंसाया जावा है, और पूंजीपतियों को सारा बेनिफिट दिया जावा है। अगर सरकार की मंशा साफ है और देश के किसान मजदूर हर आदमी को भोजन मिले, भ्रष्टाचार ना हो और सबका समान विकास हो, तो उसका एक ही पैमाना है कि किसान को एमएसपी दो। क्या होता है कि अब इससे बहुत सारे विवाद हैं। हाँ। ये कहा जाओ नेताओं के द्वारा, अफसर के द्वारा, या भाई इसको गरीब आदमी को भोजन कहाँ से मिलेगा अगर एमएसपी मिल गई तो। एमएसपी का मतलब ये नहीं है कि मेरी आज गेहूं 2500 है तो 5000 लो, वो एक भ्रम फैलाया जाए है। मेरा कहने का मतलब है कि आज अगर कपास का भाव 7500 है तो 7500 तो बिके है। अगर 7500 से कम बिके है 7400, तो उस पर लीगल तौर पे कानून बनाए, जो उसको उससे कम खरीदेगा तो उसको जेल होगी। दूसरी बात, एमएसपी का फायदा मार्केट से खरीदने वाले लोगों को किसान से ज्यादा है। कितने लोग हैं जो मार्केट से चीजें खरीदते हैं? लगभग हमारे देश में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मार्केट से चीजें खरीद के लाए हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, फल फ्रूट जो है। आप ये देखिए कि जब तक किसान के पास वो चीज है तो वो मंडी में आपको 10 रुपए 20 रुपए किलो मिलेगा प्याज टमाटर। जैसे ही किसान से वो निकला तो आपको वही प्याज टमाटर के भाव बढ़ने शुरू हो जाएंगे, 50 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये, 150, 200 रुपये तक मिलना लग जाएगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग किसान से सस्ता खरीद ले हैं और स्टोर कर ले हैं। एमएसपी होती नहीं तो फिर वो मन मर्जी से पूरे 11 महीने या 10 महीने अपनी मर्जी से रेट बढ़ावे हैं, और आम आदमी ने मजबूरी में खरीदना पड़ा है। और अगर आम आदमी ने महंगाई से बचना है और दलाली सरकार को खत्म करनी है, तो एमएसपी अगर आज में टमाटर की 10 रुपए है तो मार्केट में अगर आम आदमी को 10 रुपये एमएसपी हर साल है तो 20 रुपए से ज्यादा नहीं मिल सकता, बीच में दलाल भी कमा लेंगे 2 रुपये। तो आज अगर मेरे को एमएसपी 10 रुपये मिल के मेरे को 20 रुपये में मिल रहा है, पूरी साल मिलेगा, और मेरे को ना वो 80 में मिला ना 100 में, तो मेरे तो बेनिफिट है ना। तो मजदूर का तो और मार्केट से खरीद के खाने वाले को तो बेनिफिट है। लेकिन सरकारें क्या होती है, अफसरशाही क्या होती है, वो हमारे देश की राजनीति आम आदमी को लूटने की है, भ्रमित करने की। राजनीति कैसे चलेगी जब किसान मजदूर को लड़ाएंगे? मजदूरों को ये कह दिया जाओ है कि किसान है ना वो रेट इसलिए मांग रहा है कि वो अगर रेट इसको दे दिया तो आप खत्म हो जाओगे, और किसान को ये कह जाओ कि मजदूर तुम्हारे दुश्मन है, अगर रेट दे दिया तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाओगे। ठीक है। जबकि फायदा दोनों को है। इसका फायदा कोई भी अफसर है वो सरकारों के लिए काम करता है, जनता के लिए काम नहीं करता। सरकारें जनता के लिए काम नहीं करती, पूंजीपतियों के लिए काम करती है। और पूंजीपति क्या है, वो देश के लिए काम नहीं करता, वो जनता के लिए काम नहीं करता, वो अपनी विरासत को बढ़ाने के लिए, अपनी तिजोरियों के भरने के काम करता है। तो सच्चाई ये है कि एमएसपी मिलने से किसान को फायदा है, पूरे देश को फायदा है। आम आदमी जो पीस रहा है महंगाई के नाम पे,
उन सबको फायदा है। तो सरकार को एमएसपी लागू करनी चाहिए, जिससे कि बीच की दलाली खत्म हो और महंगाई खत्म हो और गरीब आदमी को आसानी से भोजन मिले। चलो भाई, आपने जो है सुना है, समझा है, और आप कितने सहमत हो वो कमेंट बॉक्स में बता सको हो। और साथ के साथ चैनल ने सब्सक्राइब कर सको, वीडियो ने लाइक कर सको, शेयर कर सको, ताकि हमने भी एक मोटिवेशन मिले और आगे भी इस तरह की वीडियो चैनल पर आती रहे। भाई साहब, आपने इतना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे आका कर दो शेयर, कर दो सब्सक्राइब।